शाम को जब संदीप ऑफिस से घर आया तो उसकी पत्नी कविता ने कहा, संदीप, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे हाँ कहो। दोपहर में भी तुम फ़ोन कर रही थी, पर मेरे पास फ़ोन उठाने के लिए समय नहीं था। अभी बोलो क्या बात करनी है। संदीप ने कहा। तो कविता बोली, देखो संदीप, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। उसका इतना कहना हुआ कि संदीप जोर से भड़क उठा। तुम्हें किस बात की कमी है कविता, जो तुम जॉब करने की बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना, हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती। अच्छा, तो फिर रेणुका कैसे कर रही है? क्या वो इस घर की बहू नहीं है? क्या उस पर यह नियम लागू नहीं होता? क्या सिर्फ मुझ पर ही इस घर के नियम कायदे लागू होंगे? गुस्से से कविता ने कहा। तो संदीप बोला, कविता, वो शादी से पहले से जॉब करती आई है, और वैसे भी वो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। उसने इंजीनियरिंग की है और तुमने मुश्किल से ग्रेजुएशन की होगी, और वो भी पता नहीं ठीक से पढ़ी भी हो या नहीं, या फिर यूं ही डिग्री लेकर बैठ गई हो और जॉब करने की बात कर रही हो। इतना कहकर संदीप व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगा। फिर बोला, वैसे भी तुम्हें कोई काम तो देने वाला है नहीं, और गलती से कोई छोटी मोटी नौकरी मिल भी गई तो 2-4 हज़ार कमा लोगी, और इन 2 पैसों से क्या कर लोगी? घर तो आखिर मेरे पैसों से ही चलेगा। बड़ी आई दुनिया में दूसरों से बराबरी करने वाली। चुपचाप बच्चे संभालो और चूल्हा चौका देखो। ये जॉब वॉब तुम्हारे बस का नहीं है। पुरुषत्व अहंकार में भरकर संदीप ने कहा। तो संदीप की ऐसी बातें कविता को चुप जाती थी, पर आज उस चुभन को कविता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाली थी, क्योंकि बार बार उसके आत्मसम्मान पर चोट लगती थी। इसलिए आज वो तेज आवाज़ में बोली, मैं तो अब नौकरी ज़रूर करूँगी संदीप, और पैसे भी कमाकर दिखाऊंगी। और रही बात 2 पैसे या 4 पैसे कमाने की, तो मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि मैं कितने पैसे कमा रही हूँ, बल्कि ये मायने रखेगा कि मैं इन थोड़े से कमाए पैसे से खुश रहूँगी या नहीं। दूसरी बात, मुझे बार बार हर छोटी मोटी चीज़ के लिए कम से कम आपके सामने हाथ तो नहीं पसारने पड़ेंगे, और न ही आपकी जली कटी बातें सुननी पड़ेंगी। उसकी बात सुनकर संदीप भी चिल्लाते हुए बोला, देखो कविता, तुम हद से ज़्यादा बोल रही हो। एक बार मैंने मना कर दिया ना, तो बस तुम नौकरी नहीं करोगी तो मतलब नहीं करोगी। और हाँ, माँ बाबूजी भी तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए ख्वाब देखना बंद कर दो, और जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। क्यों ख्वाब नहीं देखेगी और क्यों नहीं करेगी कविता नौकरी? और ये तुझे किसने कह दिया कि इस घर की बहुएं नौकरी नहीं करती? जब छोटी बहू रेणुका जॉब कर सकती है तो कविता क्यों नहीं? मेरे लिए तो दोनों बहुएं बराबर हैं, इसलिए अब से कविता भी नौकरी करेगी। कविता की सास रुक्मणी जी ने अंदर आते हुए कहा, और कविता के सर पर हाथ रखकर बोली, मेरा आशीर्वाद और साथ हमेशा तेरे साथ रहेगा बहू। तभी सास के बदलते रंग को देखकर कविता को बहुत आश्चर्य हुआ कि जो सास आज तक कभी उसका साथ नहीं दे पाई, वो आज कैसे उसके साथ खड़ी हो गई। उसे आज भी वो दिन याद है जब उसने शादी के कुछ महीनों बाद नौकरी करने की बात कही थी, तो कैसे रुक्मणी जी ने अपने सास वाले तेवर में साफ साफ इनकार कर दिया था, और आज बिना कुछ कहे मान गई। यही बात कविता को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए रात को जब रुक्मणी जी अपने कमरे में लेटी हुई थी, तभी कविता उनके पास जाकर उनके पैर दबाने लगी, और फिर पैर दबाते दबाते अपने दिल की बात को भी अपनी सास के सामने रख दिया। माँ जी, एक बात कहूँ? हाँ कहो ना बहू, क्या बात है? माँ जी, जब मैं शादी करके आई थी तब तो आपने नौकरी करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था, फिर आज इतने सालों बाद आपने हाँ कैसे कर दी? बहू की बात सुनकर रुक्मणी जी उठकर बैठ गई और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बड़ी बहू, उस समय मेरे अंदर भी सास वाला रोल आ गया था, पर अब जब तुम्हें दुखी होते हुए देखती हूँ तो मुझे अपने दिन याद आते हैं। मुझे भी तेरा दर्द दिखता है, जब तुम संदीप से अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे मांगती हो, और उसका यूं खींचते हुए पैसे देना मुझे कहीं ना कहीं चुभ सा जाता है।
फिर तुम जब अपनी देवरानी रेणुका को उसके कमाए पैसे खुद पर खर्च करते देखती हो, तब तुम्हारी आंखों में अपनी इच्छाओं को दबाते भी देखा है। उसी तरह जब घर के सब लोग तेरी तुलना रेणुका के साथ करते हैं, तो भी मेरा मन अंदर से दुखी हो जाता है। तो दिन भर सबके लिए एक टांग पर खड़ी रहती है, घर का, हमारा, अपने बच्चों का, रेणुका के छोटे विवान का, यहाँ तक कि रेणुका के हिस्से का काम भी खुद के जिम्मे ले लेती है। तब मन और कचोटता है और मुझे तेरे लिए काफ़ी दुख होता है। इसलिए कविता, मैं नहीं चाहती कि तू अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीती रहे। तू सबके बारे में सोचती है, पर तेरे बारे में कोई नहीं सोचता। और तूने भी शायद यही सब सोचकर शादी के इतने सालों बाद नौकरी करने का फैसला किया होगा। तुझे पता है बहू, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब तक मैं अकेली थी तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। सब मुझे बहुत प्यार करते थे, पर जैसे जैसे मेरी देवरानियां ब्याह कर आने लगी, वैसे वैसे मेरी तुलना उन सब से होने लगी। कभी पैसे में, तो कभी कपड़े लत्ते में, तो कभी समझदारी में, तो कभी रंग रूप में, और हर बार मुझे ही कम आका जाने लगा, जो मुझे बहुत तकलीफ़ देता था। यहाँ तक कि तेरे ससुर जी भी बिल्कुल संदीप के जैसे ही बात करते थे, हमेशा मुझे दूसरों की तुलना में कम आंकते थे। उस समय मेरा भी मन बहुत दुखता था, पर मैं कुछ कर नहीं सकी। आखिर बड़ी बहू जो थी उस घर की, तो मन मारकर जीने की आदत सी हो गई थी। पर तेरे साथ में ऐसा नहीं होने दूंगी बहू, ये वादा रहा मेरा। कहते कहते रुक्मणी जी की आंखें सजल हो गई, फिर लंबी सांस लेते हुए बोली, इसलिए मैं नहीं चाहती बहू कि जो मैंने सहा है वो तू भी सहे। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, और अब तो तेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इसलिए तू अपने मन मुताबिक नौकरी ढूंढ ले और सबको दिखा दे कि तू भी किसी से कम नहीं है। भले ही तुम दो पैसे ही कमाओगी, पर शांति से तो जी पाओगी। यूँ दुत्कार तो नहीं सहना पड़ेगा तुझे। रुक्मणी जी के दिल की बात सुनकर आज कविता की आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। वो अपनी सास का हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोली, मैं कितनी गलत थी माँ जी। मैंने कैसे सोच लिया कि आप भी पूरे परिवार की तरह मुझे बेवकूफ़ समझती हैं, अनपढ़ समझती हैं, पर आप तो मेरी सबसे अच्छी मार्गदर्शिका और हमदर्दी निकली। कितना सोचते हैं आप मेरे बारे में, शायद मेरी सगी माँ भी इतना नहीं सोच पाती। धन्यवाद माँ जी, मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। ऐसा कहकर कविता रुक्मणी जी के गले से लग गई, लेकिन तभी उसे अचानक अपने ससुर जी का ख्याल आया, तो तुरंत ही उसकी खुशी वाला चेहरा उतर गया और मायूस होते हुए बोली, पर माँ जी, क्या बाबूजी तैयार होंगे इसके लिए? ज़रूर होंगे, क्यों नहीं होंगे, और नहीं भी होंगे तो मैं मनाऊंगी उन्हें। अपने लिए ना सही, पर तेरे लिए ज़रूर लड़ने को तैयार हूँ। इसलिए तू चिंता मत कर और कल से ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दे। रुक्मणी जी ने प्यार से उसके गाल सहलाते हुए कहा। तो कविता बोली, माँ जी, मुझे नौकरी मिल गई है। मैंने पहले ही नौकरी के लिए इश्तिहार दे रखी थी, इसलिए कल ही मुझे एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी की शिक्षिका के लिए जॉब का ऑफ़र मिला है और सैलरी भी 10,000 रुपये है। और माँ जी, वो कल से ही ज्वाइन करनी है। वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे बेहतर तो कोई नौकरी हो ही नहीं सकती। आत्मसम्मान भी, पैसे भी और इज्जत भी जुग जुग जियो बहू। अब से रेणुका भी घर के आधे काम करेगी और अब उसके पास नौकरी जैसे शब्द का बहाना भी नहीं रहेगा और ना ही उसे किसी का सपोर्ट मिलेगा। इसलिए अब तू जा बहू, आराम कर, तुझे कल से काम पर भी तो जाना है। जी माँ जी, कहकर कविता अपने कमरे में चली गई। दरअसल कविता की देवरानी रेणुका की शादी को 2 साल हुए थे, और जब से वो इस घर की बहू बनकर आई थी, तब से घर के सभी लोग उसे बहुत तवज्जो देने लगे थे। घर की हर छोटी मोटी विचार में उसकी भी सहमति ली जाती थी, यहाँ तक कि ससुर जी भी उसी की सहमति लेते थे। कविता का पति संदीप भी अक्सर कविता के पास आकर रेणुका की शैक्षणिक योग्यता देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधता रहता
और वो थी कि 24 घंटे बस अपने घर के कामों में व्यस्त रहती, इसलिए सुबह से रात तक सारे घर के काम कविता के जिम्मे आ जाते। खैर रात यूं ही बेसब्री से निकल गई और सुबह हो गई। कविता ने सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार किया और सबका टिफ़िन पैक कर दिया। फिर दोनों बच्चों को उठाकर तैयार किया और खुद भी तैयार होने लगी, जिसे देखकर उसका पति संदीप मन ही मन बुदबुदाते हुए बोला, हो जाओ, जितना मर्जी उतना तैयार हो जाओ, पर जब बाबूजी रास्ते में रोड़े अटकाएंगे तब समझ आएगा कि कौन कितने पानी में है और कौन किस लायक है। ऐसा सोचते हुए संदीप अपना बैग लेकर बाहर निकल गया तो कविता भी तैयार होकर उसे के पीछे पीछे बच्चों को लेकर बाहर आ गई। लेकिन तभी कविता के ससुर राम प्रसाद जी भी वहां आ गए और कविता को देखकर बोले, सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो बहू? बच्चों के स्कूल में कुछ काम है क्या? ससुर के प्रश्न के आगे पल भर के लिए कविता मुख बनकर रह गई, लेकिन जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला तभी उसकी सास रुक्मणी जी वहां आ गई और बोली, बच्चों के स्कूल में कुछ भी नहीं है जी, बस वो बड़ी बहू को स्कूल में हिंदी शिक्षिका की नौकरी मिल गई है तो आज से ज्वाइन कर रही है, इसलिए काम पर जा रही है। इतना सुनते ही राम प्रसाद जी भड़क उठे, तुम दोनों सास बहू का दिमाग खराब हो गया है क्या? बड़ी बहू अभी के अभी अंदर जाओ, 2 पैसे की टीचर की नौकरी करके हमारे घर की इज्जत को पानी में मिलाने जा रही थी। छोटी बहू को देखकर तुम्हारे पैर निकल रहे हैं। अरे वो आज की लड़की है, पढ़ी लिखी समझदार है, अपना अच्छा बुरा जानती है, पर बड़ी बहू तुम्हारी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी तुम आज तक हम सब पर निर्भर हो, क्योंकि तुम्हारे पास न ज्ञान है और न ही दुनियादारी की समझ है। और जिसे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं हो वो दुनिया से बराबरी करने चली है। फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, मैंने कहा ना बड़ी बहू, अभी के अभी अंदर जाओ। राम प्रसाद जी के इतना कहने पर भी कविता वहीं खड़ी रही, क्योंकि आज वो वापस अंदर जाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि खुद को साबित करने के लिए घर से बाहर कदम बढ़ाया था। इसलिए वो बिना डरे बोली, बाबूजी, आज तक मैंने वही किया जो सभी ने चाहा, पर आज मैं वही करूँगी जो मेरा दिल चाहता है। और हाँ बाबूजी, मेरी चुप्पी का मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, ना समझ हूँ, बेवकूफ़ हूँ, बल्कि ये मेरे संस्कार हैं जो आज तक सर झुकाकर सबकी बात मानती आई हूँ। अगर मैंने दुनियादारी की समझ दिखाई ना तो ये घर अभी के अभी टूट जाएगा। अपनी देवरानी रेणुका की तरफ नज़रें डालकर कविता ने कहा, फिर अपने पति जो काफ़ी देर से कविता को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था उसकी तरफ देखकर बोली, आज जो मेरे पति निश्चिंत होकर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं उसकी वजह भी मैं ही हूँ। अगर मैंने उनकी सारी जिम्मेदारी नहीं उठाई होती तो इन्हें इतनी आज़ादी नहीं मिलती। और इन सब के बदले अगर मैंने आज अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया तो क्या बुरा किया है बाबूजी? क्यों घर की छोटी बहू को हर चीज़ की आज़ादी दी जाती है और बड़ी बहू पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं? बोलिए बाबूजी, क्यों हर बार मेरी तुलना छोटी बहू से की जाती है और फिर मुझे भला बुरा कहा जाता है? क्यों नहीं कभी देवरानी को मेरे द्वारा किए गए काम से तुलना की जाती है? अगर वो बाहर काम करती है तो मैं भी तो 24 घंटे घर का काम करती हूँ और उससे कहीं ज़्यादा करती हूँ, पर किसी को नहीं दिखता मेरे द्वारा किए गए काम। अगर बाहर जाकर पैसे कमाना ही खुद को बेहतर साबित करना है तो फिर मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा ये मौका? बताइए बाबूजी क्यों? कविता के सवालों का जवाब आज राम प्रसाद जी के पास भी नहीं था, इसलिए वो चुपचाप सर झुकाए अंदर चले गए और कविता का पति और उसके देवर देवरानी भी शर्मिंदगी महसूस करते हुए ऑफिस चले गए। और रुक्मणी जी अपनी बड़ी बहू की बलाइयाँ उतारते हुए बोली, वाह बड़ी बहू, आज तो तूने सबकी बोलती ही बंद कर दी। आज तूने साबित कर ही दिया कि तेरी भी कुछ अहमियत है। जा बेटा, तेरी नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। कहते हुए रुक्मणी जी ने कविता को दही शक्कर खिलाया तो कविता ने रुक्मणी जी के पैर छूकर प्रणाम किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ
अपने नए सफ़र पर निकल पड़ी दुनिया से बराबरी करने। कविता को देखकर आज रुक्मिणी जी भी बहुत खुश थी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी जिंदगी की जंग जीत गई हो। जो काम वो नहीं कर पाई आज वो बड़ी बहू ने करके दिखा ही दिया, और इसका असर राम प्रसाद जी पर भी साफ साफ दिख रहा था। वो आज रुक्मिणी जी से भी नज़र मिलाने में कतरा रहे थे। कहीं ना कहीं कविता के शब्द उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि उन्होंने रुक्मिणी जी के साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया है। इसलिए वो रुक्मिणी जी के पास आकर बोले, रुक्मिणी, मैं कितना गलत था, आज मुझे उसका एहसास हो रहा है। जिस प्रकार मैंने तुम्हें हमेशा अपनी गिरफ्त में रखा, ठीक उसी प्रकार बड़ी बहू भी हम सबकी गिरफ्त में रही है। मुझे कभी दिखाई नहीं दिया कि घर की बड़ी बहू के भी कुछ अरमान होते हैं, उसकी भी अपनी ज़िंदगी होती है, उसे भी सबके सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसे भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए जो अन्य सभी बहुओं को मिलता है। पर मैंने आज तक क्या किया, बड़ी बहू के हिस्से सारी जिम्मेदारी दे दी और छोटी बहू को हद से ज़्यादा सिर पर बिठा लिया। उसके हर सलाह मशवरे को तवज्जो दिया और बड़ी बहू से कभी पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। इसी तरह आपके साथ भी यही करता आया मैं। आपके आत्मसम्मान को गिराता रहा और सबके सामने आपको छोटा बनाकर आपके आत्मविश्वास को तोड़ता रहा, और आप खुद के मन को मार कर और खुद को तोड़कर समझौता करती गई। आज तक मैंने जो आपके साथ किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए रुक्मिणी। मैं तो शुक्रगुजार हूँ बड़ी बहू का, जिसने मेरी आंखें खोल दी। आंखों में आंसू लिए राम प्रसाद जी बोलते जा रहे थे। शादी के 50 साल बाद आज पहली बार राम प्रसाद जी को अपनी गलती का एहसास होते देखकर रुक्मिणी जी ने कहा, 50 सालों का जख्म है जी, इतनी जल्दी कहाँ भरने वाला है। खैर, देर से ही सही, पर इस बात का एहसास तो हुआ आपको। वो तो भगवान का शुक्र है कि बड़ी बहू ने आपकी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार फेंका, वरना तो आप जैसे इंसान को हम औरतों का दर्द कहाँ दिखता है। ऐसा कहकर रुक्मिणी जी अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम हुई तो अब सबके घर आने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले कविता खुशी खुशी घर लौटी और आते ही सासू माँ से लिपट गई और बोली, थैंक यू माँ जी, आज आपके मार्गदर्शन के कारण ही मैं अपने सपनों में पंख लगा पाई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ जी। अभी सास बहू की बातचीत चल ही रही थी कि तभी घर की छोटी बहू रेणुका ने भी घर में प्रवेश किया और आते ही बोली, भाभी जरा चाय और पानी मेरे कमरे में ले आइए, मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ऑफिस से भी जल्दी छुट्टी लेकर आ गई। प्लीज़ भाभी थोड़ा जल्दी कीजिए। कहते हुए रेणुका अपने कमरे की ओर बढ़ी रही थी कि तभी रुक्मिणी जी ने कहा, छोटी बहू आज से घर में सब अपना अपना काम खुद करेंगे। जिसे चाय पीना है, जिसे नाश्ता करना है, वो अपना हाथ पैर खुद चलाएं और खाएं, क्योंकि इस घर में कोई भी किसी का नौकर नहीं है। सब इस घर में उतनी ही मेहनत करते हैं जितना कि तुम बाहर जाकर। और हाँ, अब से तो बड़ी बहू भी बाहर जाकर काम करती है, तो फिर घर के सारे काम बड़ी बहू के जिम्मे क्यों। इसलिए आज से दोनों के हर काम की जिम्मेदारियाँ बराबर की होंगी। ठीक है छोटी बहू। तभी अंदर से राम प्रसाद जी भी आ गई और बोले, और हाँ छोटी बहू, अगर चाय बनाओ तो सभी के लिए बनाना, क्योंकि बड़ी बहू भी काम से थकी हुई आई है, इसलिए उसके कमरे में जाकर पहुंचा देना। राम प्रसाद जी के मुंह से पहली बार ऐसा सुनकर रेणुका का मुंह खुला का खुला ही रह गया। अब तक तो उसका सिर दर्द भी गायब हो चुका था। जिस बात का उसे सबसे ज़्यादा घमंड था, आज वो घमंड चकनाचूर हो गया था। इसलिए जी बाबूजी कहकर रेणुका अपने कमरे में चली गई और कपड़े चेंज करके गुस्से में रसोई में चाय बनाने के लिए आ गई। जैसे ही रेणुका चाय बनाकर बाहर आई, वैसे ही संदीप और रेणुका का पति अमित भी आ गया और आते ही उन दोनों की नज़रें रेणुका के हाथों में पकड़े चाय की ट्रे पर गई। रेणुका के उतरे चेहरे को देखकर उन दोनों को इतना तो पता चल ही गया था कि घर का माहौल कुछ बदला हुआ है। जहाँ कभी रेणुका की जगह कविता होती थी, आज वहाँ रेणुका चाय लिए खड़ी थी।
खैर संदीप और अमित अपने अपने कमरे में चले गए। संदीप जैसे ही कमरे में गया तो उसकी नज़र कविता पर पड़ी। वो बेड पर बैठकर चाय पी रही थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की लकीरें साफ झलक रही थी। आज जो कुछ भी सुबह से हो रहा था वो कविता के साथ अच्छा ही हो रहा था। इसलिए संदीप ने भी शांति से अपना सामान एक जगह पर रख दिया और कविता के पास आकर बोला, आई एम सॉरी कविता, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, पर तुमने तो एक ही दिन में सब कुछ बदल दिया। जहाँ तुम्हें होना चाहिए वहाँ रेणुका है और जहाँ रेणुका को होना चाहिए वहाँ तुम हो। मानना पड़ेगा कविता। इसी बात पर कुछ गर्मा गर्म पकोड़े और चाय पिला दो। आखिर पुरुष वाला अहंकार जो था संदीप के पास तो इतनी जल्दी उतरने वाला कहाँ था। पर कविता भी अब बदल चुकी थी, इसलिए उसने कहा, सॉरी पतिदेव जी, चाय का पतीला और प्याज रसोई में ही पड़े हैं, कृपया अपने हाथ चलाएं और खुद पका लें। वो क्या है ना, आज काम का पहला दिन था तो मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। इतना कहकर कविता अपने काम में व्यस्त हो गई और संदीप वहीं खड़ा उसका मुंह देखता रह गया। आज अपनी बहू का बदलता रूप देखकर रुक्मणी जी को भी उस पर गर्व महसूस हो रहा था। तो दोस्तों, रेणुका ने अपने हक के लिए बोलकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।